नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट को शुरू करने जा रहे हैं और आज है पहला प्रैक्टिस सेट। और साथियों, आज हम लोग जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे और हूबहू परीक्षा के जैसे प्रश्नों को आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। तो यूपी स्पेशल का प्रश्न है साथियों, हमें ये बताना है कि एक नया पक्षी विहार बन रहा है जिसका नाम है शेखा झील पक्षी विहार। तो कहाँ पे? तो अलीगढ़ में। नाम जरूर याद रखिएगा, शेखा झील पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है और इसे अब राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, शेखा झील अलीगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो जो 1975 में वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया था वो था कतरनिया घाट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? यानी कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार की मिट्टी की अधिकता है? तो काली कपास की मिट्टी। कौन सी मिट्टी साथियों? काली मिट्टी। और काली मिट्टी को कपास की मिट्टी कहते हैं। और साथियों, दो प्रकार की मिट्टी है इसमें, एक है काबर, एक है मार। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी काली मिट्टी न देकर मार मृदा पूछ लेता है या काबर मृदा, तो इसी का प्रकार है साथियों। कहाँ पाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? तो ये जो मिट्टी है इसमें जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होता है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक होता है। नेक्स्ट है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो साथियों, जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र है इसमें 7 है। जनपदों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन से? चित्रकूट है, बांदा है, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। ये बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी स्पेशल का प्रश्न है साथियों। और उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी। कब? तो आप लोग याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को जो यही 24 जनवरी का दिन था उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। मई 2023 में बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया साथियों? तो सही जवाब होगा नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर ए। स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया है। इस टारपीडो का नाम क्या है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इसका नाम है वरुणास्त्र। कौन सा अस्त्र? वरुणास्त्र। हमारा साथियों जो अगला प्रश्न है वो है कि भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो एंशिएंट हिस्ट्री का प्रश्न है, वैदिक काल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी। ध्यान दीजिएगा, जो वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी वो सरस्वती नदी के किनारे 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में विकसित हुई थी। सरस्वती नदी को नदियों की अग्रवती या नदियों की माता भी ऋग्वेद में कहा गया है। आगे की मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो अल्तूनिया ने जो रजिया सुल्तान को कैद किया था वो भटिंडा के किला मुबारक में किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। रजिया सुल्तान का जिक्र हुआ है साथियों, तो आपको पता होना चाहिए भारत की पहली महिला शासिका कोई थी तो वो थी रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, गुलाम वंश की शासिका थी साथियों। और 1236 से लेकर कब से कब तक? 1236 से लेकर 1240 तक इसने शासन किया था। इसका शासनकाल है। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? वली का क्या अर्थ है साथियों? वली यानी संत होता है। वली शब्द का जो अर्थ है इसका अर्थ होता है संत। वली यानी संत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? तो गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी, यही वाला सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा।
तो आपको ये पता होना चाहिए कराची अधिवेशन कब हुआ, 1931 में। इसमें क्या क्या हुआ साथियों, तो इसकी एक विशेषता है कि अध्यक्ष की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी साथियों, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की बात की जाए तो मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास। कब, 1923 में। सन आपको याद रहना चाहिए, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और अगर बात की जाए कि पहला अधिवेशन इसका कहाँ हुआ, तो साथियों इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो इलाहाबाद में पहला अधिवेशन संपन्न हुआ था। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है। तो भूगोल का प्रश्न है साथियों, हमारा सही जवाब होगा एवरेस्ट पर्वत, ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होने वाला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। दर्रों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग दर्रों के बारे में याद कर लीजिएगा। इसमें जो लिपुलेख दिया गया उत्तराखंड, यही बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी गलत क्यों है, आइए देखते हैं। रोहतांग दिया गया, तो रोहतांग है हिमाचल में, सिक्किम में नहीं है। कहाँ पे है, हिमाचल में। तो आप लोग रोहित से इसको याद रख सकते हैं, रोहतांग से रोहित साथियों कहाँ पे है, ही से हिमाचल प्रदेश। ऐसे करके आप लोग ट्रिक बना के याद रख सकते हैं, बस कोरिलेट करके याद रखना है। बोमडिला जो दिया गया है ये हिमाचल दिया गया, गलत है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा। नाथुला जो है ये सिक्किम में है। नाथुला कहाँ पे है, सिक्किम में। नाथुला कहाँ है साथियों, सिक्किम में है। आगे कि कौन से राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है, तो अष्टमुडी झील की अगर बात की जाए तो केरल में है। कहाँ पे है साथियों, केरल में अष्टमुडी झील स्थित है। इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है, कौन सा है साथियों, तो कॉफर, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब। कॉफर क्या है, एक अस्थायी बांध होता है जिसे जलीय क्षेत्र में काफी बड़े क्षेत्र का निर्माण कार्य हेतु जल रहित करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है पॉलिटी का प्रश्न है साथियों, भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है, किससे संबंधित है भाग 8, तो केंद्र शासित प्रदेशों से। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, भारत का जो संविधान का भाग 8 है साथियों, तो भाग 8 के अंतर्गत इसमें केंद्र शासित क्षेत्र या प्रदेश का उल्लेख मिलता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 57 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश करके में कहा गया है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो जो पिछड़े वर्ग का आयोग होगा वो 338B(1) में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होने वाला है। 338 अनुच्छेद 338B(1) में इसका वर्णन है। लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है, तो जो लोकसभा की बहस होती है साथियों किस भाषा में मुद्रित होती है, यानी कि इसका जो है कौन सी भाषा में मुद्रण किया जाता है, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में। किसमें साथियों, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियों से संबंधित है, प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है अनुच्छेद 140, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की आनुषांगिक शक्तियों से संबंधित है अनुच्छेद 140। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 7वां संशोधन। कौन सा साथियों, 7वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी के नाम से भी जानते हैं इसके लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है। सीएजी का उल्लेख किसमें है साथियों, सीधा सीधा यही पूछा गया है। तो सीएजी यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 148। आप लोग ध्यान देंगे, याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है अनुच्छेद 148। आगे कि भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे, तो उन अर्थशास्त्री का नाम जो साथियों है वो हो जाएगा, हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या, VKRV राव। ध्यान दीजिएगा, तो इनका पूरा नाम अगर बात की जाए तो विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव थे। नेक्स्ट है कि
भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो साथियों, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर जो ब्याज दर है, इसको क्या कहते हैं? इसे साथियों, इसे प्रधान उधार दर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है कि एनपीसीआई का पूर्ण क्या है? जो भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। क्या होगा साथियों इसका पूर्ण यानी कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? अच्छा प्रश्न है साथियों, और पूछा जा सकता है तो 15 अगस्त 2021 को। ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो अगला प्रश्न साथियों वो है कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? अमर्त्य सेन को जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1998 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है वो किस लिए दिया जाता है? तो किस लिए दिया जाता है साथियों? जवाहरलाल नेहरू जो पुरस्कार है वो अंतर्राष्ट्रीय समझदारी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? आप लोग देखेंगे ओलंपिक का सिंबल है, ओलंपिक रिंग है जो, वो पहली बार कब सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे? 1913 में। कब साथियों? 1913। विश्व का सबसे बड़ा खेल आयोजन होता है ओलंपिक खेल। आगे कि हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो हमारे देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कह सकते हैं संस्कृत है, जिसे देववाणी या देवभाषा के रूप में भी जानते हैं। द इकोबॉग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है साथियों ये लिखा गया है जेके रावलिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है सिंहली। कौन सी भाषा है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है सिंहली। नेक्स्ट है 1928 में किसने खोज की कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? ये साथियों सीवी रमन द्वारा बताया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। तो जीके का जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वो है कि प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया? साथियों निकोलस कॉलन ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा। निकोलस कॉलन ने आविष्कार किया था। तो ये थे जीके यानी सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रैक्टिस सेट में हम कुछ नए प्रश्नों को देखेंगे साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।